जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, शुरू करते हैं। जब बहलोल खान लोधी दिल्ली पे राज कर रहा था तो एक शारगिरी नामक गांव है जिसको मुल्तानी भाषा में रोहड़ी कहते हैं। तो उस रोहड़ी से इब्राहिम खान अपने बेटे हसन और अपने पोते शेर खान, जिसका पहला नाम फरीद था, फरीद खान के साथ दिल्ली दरबार के एक अशराफ दरबारी था, मसंदे अली उमर खान सुरवानी, उसके हाथ के नीचे काम करने लगा। ये जो उमर खान था, ये बहलोल के दरबार में खान आजम था और फरीद बचपन से बड़ा बुद्धिमान था। तो ये बहलोल जैसे कट्टर इस्लामी मोमिन जितने भी है उन सबको वो नज़र में आ रहा था। ये बात तो मुझे भी, मेरे जैसे दुश्मनों को भी माननी पड़ेगी कि फरीद बचपन से काफ़ी बुद्धिमान, चालाक और शातिर लड़का था। अपने आजू बाजू के परिस्थिति को बड़े बारीक नज़र से वो देख रहा था और बड़ा भी हो रहा था। गरीबी, लूटपाट, अत्याचार, बलात्कार, फिरौती, जला देना, तेल में तलना, गला काटना, बच्चेबाजी, हिजड़ों से प्यार करना, ये सब वो देख रहा था। और मैंने ये भी बताया था कि आपको कल कि एक पाकिस्तान के तहरीके इंसाफ का एक सुरवानी कबीले का, यही सुरवानी जो शेर खान का कबीला था, वहीं सुरवानी कबीले का एक बुढ़ा मंत्री है। तो उसके कुछ क्लिप्स वायरल हो गए हैं। तो ये यही सेम कबीले का ये भी हवस का मुल्ला है जो 2022 में इमरान खान के बाजू में बैठता है। छोटा फरीद एक असल दरिंदा, खूनी राक्षस, बुच्चिकन बन गया और ये सारे गुण उसने इस्लाम, कुरान, हदीस और सुन्नत से सीख लिए। बहलोल खान का अशराफी दरबारी मसंदे अली उमर खान ने खुश होके बहलू नामक एक गांव इब्राहिम को बख्शिश दे दिया ताकि इब्राहिम और हसन का जो परिवार है उनका दाना पानी कुछ चलता रहे। अब मित्रों, ये मजाक देखो, मोमिन दूसरों को, सैनिकों को पगार नहीं देते। ये हमने पीछे भी देखा है। माली गनीमा का हिस्सा देते हैं, 2-3 गांव उनके नाम करते हैं ताकि ये लोग वहीं हिंदू गांव में जाके हिंदुओं को प्रताड़ित करे और उससे पैसा वसूल करे। अब ये सिर्फ ये क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि हाँ भाई ये दो गांव तेरे नाम पे कर दिए। जलालुद्दीन खिलजी को भी ऐसे ही एक गांव मिला था। अब अत्याचार करो, चाहे जो करो, जिजिया मांगो, धर्म परिवर्तन करो, जो भी करो, वो आपकी सोच है, वो दैट इज योर टेक। तो ये इन इस्लामी दरिंदों का इकोनॉमिक मॉडल ये बड़ा गजब का है भाई। अब बहलू गांव तो मिल गया, तो यहाँ से हसन और उसके लड़के फरीद का रुतबा बढ़ना शुरू हो गया। अब हसन के पास सासाराम, हाजीपुर और तांडा, जो अभी बनारस के पास है, तो ये हाजीपुर सासाराम तो बिहार के हैं आज के, और तांडा है ये बनारस के पास है। तो ये इलाका इनके हाथ आ गया। हाँ, रुतबा बढ़ गया, उनके हाथ आ गया। तो 500 घुड़सवारी की एक खड़ी फौज भी उनको मिल गई। हसन खान तो भाई मोमिन था, सच्चा, नमाज़ी, सुन्नत पे चलने वाला बंदा। तो 4 बीवियाँ तो बनती है और हर एक बीवी को 2, तो 8 बेटे तो यहीं हो गए। जब हसन ने फरीद को अपनी जायदाद से फारिग कर दिया तो ये फरीद हसन खान के घर को छोड़ के दुनिया देखने निकल पड़ा। तुरंत जौनपुर के जमाल खान
जमाल खान ने उसको नौकरी में रखा। और मित्रों, यहीं जौनपुर, जहां अटला देवी मस्जिद थी, अटला देवी के बारे में मैंने बताया था 10-15 एपिसोड पहले, यहाँ फरीद के किस्मत का जौनपुर में भाई साहब ताला खुल गया। जमाल खान ने दी हुई हर जिम्मेदारी उसने बड़े खूबी से निभाई। धर्म परिवर्तन हो, लूटपाट हो, फिरौती हो, अपहरण हो, छोटी मोटी झड़पें हो, जमाल के हरम में सबसे ज्यादा हिंदू महिलाएं फरीद लेके आया। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करता ये फरीद अब एक जाना माना नाम हुआ था। कुछ ही वर्षों में अब फरीद का दायरा जो है ये पूरे बिहार तक बढ़ गया। आगे उसने कुतुब शाह से बंगाल में भी पंगा लिया, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, और उसको कुतुब शाह को हराया भी और वहीं काट डाला। फरीद आगरा के लिए बढ़ा जब वहाँ इब्राहिम लोधी सुल्तान था 1526 में। हम सब जानते हैं पानीपत में इब्राहिम लोधी मारा गया। फरीद ने लोधी के सरदार बीहड़ खान से अब मित्रता बढ़ाई। ये यही बीहड़ खान है मित्रों जिसने इब्राहिम लोधी के मरने के बाद खुद को सुल्तान मोहम्मद नाम धारण करके ताज पहना था। इस सुल्तान मोहम्मद कहे या बीहड़ खान कहे, इसने शिकार करके एक शेर को मारने वाले फरीद खान को शेर खान बना दिया, उसे इस नाम से नवाजा। ये हमारा पक्का धोरनी और कावेबाज शेर खान सुल्तान मोहम्मद के साथ जो तब तक था उसे छोड़ के अब अपने इलाके बिहार में लौट के उसने अपने ही हरम के जितने 7 भाई थे उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। उनको हराया, 5 को काट डाला और उनका इलाका भी छीन लिया। अपने आप को उसने अब स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुगल बादशाह हुमायूं को हारने के बाद ये शेर खान जो था ये शेर शाह बन गया। तब तक ये शेर खान आप उसकी बढ़ती फौज और उसका बढ़ता हुआ रसूख रुतबा ये बाबर के भी आंखों में अब चुभने लगा था। शेर खान को भी ये एहसास होने लगा था कि भाई मैं मुगल को हरा सकता हूँ। शेर खान ने अफगान एक कबीला था लोहानी, उस लोहानी कबीले की मदद मांगी। उन्होंने कुछ शर्तें रखी, उनको मदद मिली तो गौड़ और बंगाल इसने जीत लिया। लेकिन इस लालची गद्दार ने जीता हुआ सारा माले गनीमत, सारा खजाना, हाथी घोड़े ये सिर्फ खुद के लिए रखें और ये देख के लोहानी पठान बड़े चिढ़ गए। उन्होंने शेर खान के कत्ल की भी कोशिश की है। अब ये समाचार बाबर तक पहुंचा तो उसने अपनी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए। इसका सीधा मतलब है मित्रों कि शेर खान से बाबर भी डर गया था। गांव का नाम था चुनार। चुनार में मोमिन सरदार ताज खान के आधिपत्य के गांव और चुनार का किला जो था ये उसका इत्तेदार था ताज खान। अंदरूनी कलह अंतर्गत अपने परिवार के कलह के वजह से ताज खान की हत्या हो गई। तो उसकी सबसे छोटी बेगम जो थी उसने शेर खान को संदेशा भेजा कि भाई मुझे अगर ये ताज खान के बेटों से बचा लोगे तो मैं चुनार का किला और खुद स्वतः को शेर खान के हवाले मैं कर दूंगी। शेर खान की 5 उंगलियां जैसे घी में पड़ गई। हाँ, लाड़ मलिका ये उसका नाम था, लाड़ मलिका।
लाड़ मलिका भी मिल गई, चुनार गांव का किला मिल गया, 60 मण सोना भी मिल गया, और ऊपर से नासिर खान की विधवा गोहर कुसैन, ये सब चुनार में उसके हाथ आ गया। ऊपर से सारे मारे गए मोमिनों की औरतें, लौंडियां, बेटियां, खवातीन, बीवियां, ये हरम में उसने अपने हरम में फेंक दी। देखो मित्रों, कितना तगड़ा माल उसको चुनार में मिल गया। वैसे अब बाबर को भी, जैसे मैंने बताया कि शेर खान की ताकत का अंदाज़ा हो गया था। उसने हुमायूं को जताया था कि शेर खान बड़ा कपटी, धूर्त, सत्ता लोलुप और लालची है, उस पर आप कभी भी विश्वास ना रखो। ये बाबर ने हुमायूं को समझाया है, लिखा भी है। अब हुमायूं को ये शेर खान के बिहार में घुसने की योजना बनानी थी, तो उसने बाबर का कुछ सलाह ये लिया था, सलाह कुछ ली और योजना बनाने शुरू कर दिया। तो तुरंत शेर खान ने यहाँ पे, उसको भनक लग गई, तो शेर खान ने जौनपुर के इत्तेदार को बड़े बड़े तोहफे भेजे। शातिर दिमाग देखो, ये हमारा मफलर वाला भी उसके सामने पानी पिएगा दिल्ली का। ये योजना के बारे में भनक लगते ही शेर खान ने जौनपुर का इत्तेदार था, उसको तोहफे भेजने शुरू कर दिए और हिंदू बेग को विनती की कि यहाँ हिंदू बेग स्वतः हुमायूं के पास जाए और उसे बताए कि शेर खान तो पक्का आपका वफादार है, वहाँ कभी भी हुमायूं की सल्तनत पे लूटमाट हमला कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर हुमायूं ने क्या किया भाई, हुमायूं खुश हो गया और हुमायूं ने अपनी ये योजना ही रद्द बदल कर दी। असल में शेर खान और कुछ समय चाहता था अपने आप को मजबूत करने के लिए। अब शेर खान ने इसके आगे रोहतास के हिंदू राजा से विनती की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इन मोमिनों का, आप सुनो। शेर खान ने रोहतास के हिंदू राजा से विनती की कि उसका हरम कुछ समय के लिए अपने किले में सुरक्षित रखें। अब देखो इन हराम जादों को, मोमिनों को, इनको मालूम है कि साले मोमिन के पास हराम सुरक्षित नहीं रह सकता, वो सब हवस के मुल्ला है, जो उसका हवस हरम भी लूटेंगे और सभी के साथ बलात्कार करके मजे भी लूटेंगे। लेकिन ये हिंदू राजा जो है वो तो भाई अपने हरम को माँ बहन की तरह इज्जत देंगे और सुखी रखेंगे। मित्रों, ये है संस्कारों का फर्क। और मजे की बात है कि खुद लूटपाट, बलात्कारी और धर्म परिवर्तन करने वाला ये धूर्त हरामी, ये सिर्फ और सिर्फ खुद का स्वार्थ साधने के लिए हिंदू की मदद लेता है। कमाल है ना। आगे सुनो, ये धर्मांध हरम को छोड़ के गया कहाँ है? वो गया बंगाल। और किया क्या है? वही अत्याचार, लूट और धर्मांतरण। किसका? हिंदू का। क्या कहेंगे इसको? और ये रोहतास राजा को क्या कहेंगे आप? यार तब तक 900 साल तो हुए थे काशी मान आके, हाँ? तो 900 साल में ये जितने भी अत्याचार हुए उसकी जानकारी हिंदू राजा को नहीं थी क्या? उसको पता नहीं चला था कि हिंदुओं के धर्मांतरण कैसे होते हैं, अत्याचार कैसे होते हैं, जिजिया कैसे वसूला जाता है, पीठ के पीछे छुरी कैसे भोंकी जाती हैं, कितने झूठ ये लोग बोलते हैं, इसके बारे में रोहतास के राजा को पता नहीं था? मैं नहीं मानता। पता नहीं अब उसकी फितरत क्या थी, क्या बोले भाई इस मूर्ख भोले राजा को। हाँ, ऐसा भोलापन तो हमारे पिथौरा ने भी किया था, पृथ्वीराज चौहान जी ने।
फिर एक बार मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे महान वीर सावरकर जी का कोट मुझे मित्रों याद आता है, बार बार याद, और मैं करूँगा, ये बार बार मैं कोट करूँगा कि हमारे सनातनी सद्गुण कलयुग में विकृति बन चुके हैं। तारीख खान जहान में भी लिखा है कि बंगाल से आने के बाद शेर खान ने 12 पालकियां तैयार की, और वो 12 पालकियां रोहतास किले पर भेजी। पहले 100 से 150 पालकियां जो थी वो राजा के सैनिकों ने उनको चेक किया, लेकिन वो चेकिंग होने के बाद शेर खान ने संदेशा भेजा कि ये भाई इस्लामी परंपरा नहीं है कि मोमिना अपना चेहरा किसी गैर इस्लामी मर्द को दिखाएं, तो लिहाजा आप ये चेकिंग रुकवा दे। तो भाई वहां अगर वो उसका भाई शौहर अगर ना हो, ये कुरान में लिखा है। हमारा भोला राजा था, क्या बोले, भोला था, मूर्ख था, क्या बताए। इस राजा ने ये शर्त तुरंत मान ली। वैसे अभी मुझे याद आया मित्रों कि आज 600 साल के बाद भी उनकी मोमिनों की ये शरिया की सुई है वो वहीं 1400 साल पहले अटकी हुई है, वो बाहर ही नहीं निकलती। असल में ये बची हुई जितनी भी पालकियां थी पहले 100-150 छोड़ के, उसके अंदर बैठे थे अफगान, और वो भी बुर्का पहने। एक पालकी के 2 बुर्का पहने अफगान। ये अफगान जब डोली में बैठ के अंदर घुस गए तो एक योजना के तहत अपनी अपनी अफगानों ने जगह ले ली। अब ये दरिंदा जो था हमारा शेर खान, ये बाहर इशारे की राह देख रहा था। अहमद यादगार उससे आगे बताता है 300 डोली में बुरके वाले अफगान और डोली उठाने वाले 4 लोग थे। ये 1200 अफगानों ने रोहतास के हिंदू राजा के राजवाड़े के महल के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। राज परिवार को काट डाला मित्रों। और आप देखो, मुझे पीड़ा हो रही है, जिसने साले तेरे हरम को बचा के रखा, जिसने तुझे मदद की, उसका ही तूने गला काट दिया। ये आज भी हमारा दिल्ली का अंकित सक्सेना है, ये पालघर की हमारी श्रद्धा वारकर है। श्रद्धा को तो आफ्ताब पूनावाला ने 35 टुकड़े किए भाई, और दिल्ली शहर के बीहड़ में फेंक दिया। मित्रों समझो, केरल तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक इन कट्टर हरामी मोमिनों की मनीषा आप समझो। मेरी आपसे विनती है, इन पे विश्वास कतई ना रखो। ये कट्टर मोमिनों पे कतई विश्वास ना रखो। मैं पुणे में रहता हूं, मात्र 2 या 3 बार सिर्फ मेरा व्यवहार मोमिनों से आया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई, सब धंधा पानी सब बढ़िया चल रहा है मेरा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात एक मैं जानता हूँ कि भाई मित्रता व्यवहार तो करना बनता ही है, एक ही डीएनए के लोग हैं ना हम लोग, और एक ही देश में रहते हैं। मैं कह रहा हूँ विश्वास ना रखो, क्योंकि भाई अगर 5-6 लाख रुपए आप उनसे व्यवहार ना करके, मैं हलाला प्रोडक्ट मैं नहीं लेता हूँ, मैं झटका प्रोडक्ट लेता हूँ। क्या है भाई, मेरी मर्जी है, लोकशाही है, मेरा देश है, मैं कुछ भी खाऊं। तो मुझे थोड़ा घूमना पड़ता है, बिकॉज हमारे इधर तो 90% तो आज हलाला प्रोडक्ट है ना। आपने मार्क देखा होगा, आपको पता नहीं है, आपने सीखा है कि नहीं, दुकानदार से पूछ लो कि भाई हलाला प्रोडक्ट का
मार्ग कौन सा है वो आपको बता देगा। हमें झूठ बोला जाता है। हाँ, अब चलो छोड़ो, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन इतना है कि आप कृपा कर मुझ पे करे कि ये सिक्युलरिज्म है ना, ये गंगा जमुना तहजीब एक डीएनए, ये जो ऐसे छिछोरे कुछ तर्क है ना, इसको आप कृपया समझ लो, ये कोई नहीं होता है। जैसे हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हमेशा कहते हैं, ये गंगा जमुना तहजीब, सालो गंगा हमारी, हाँ जमुना हमारी, और ये तहजीब तुम्हारी कैसे बन गई? कसम से मित्रों, मैं दंडवत करता हूं आपके सामने, विनती करता हूं कि कट्टर इस मोमिन को अपने घर में प्रवेश ना दे। हाँ, अगर बहुत जान से प्यारा है, नज़दीक का है, भाई घर पे मत लाओ ना, आप उसके घर में जाओ। हाँ, बाहर मिलो, हाँ सीसीडी में मिलो, पिज़्ज़ा खाओ, केएफसी में जाओ, कोई टेंशन नहीं है। कॉलेज में एक साथ सिगरेट पियो, चाय पियो, कोई, लेकिन मेरी विनती है कि ना उसके घर आप जाओ, ना अपने घर उसको प्रवेश दे दो। अब देखते हैं फरिश्ता क्या कहता है। फरिश्ता कहता है कि राजा हरि कृष्ण राय अपने विश्वासु लोगों के साथ रोहतास किले के गुप्त रास्ते से उसने पलायन किया। खान जहान में कहता है राजा को मार दिया, फरिश्ता कहता है राजा हरि कृष्ण राय अपने विश्वासु लोगों के साथ गुप्त रास्ते से भाग गया। वैसे मित्रों आपको बताऊं, ये आधार कार्ड के समय भी इन हलकट्टों ने यही नाटक किया था। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो आसमानी पुस्तक जो किताब है उसमें लिखा हुआ कोट किया। डॉक्टर इजाज़ अहमद, तारिक मसूद, तारिक जमील, और वो मलेशिया में जो नालायक भाग गया जाकिर नाइक, वो टीवी पे इतने सालों से क्या भौंक रहा है? वो वहीं तो भौंक रहा है। 640 से लेके 2022 तक इन दरिंदों का पैटर्न एक ही है, वंदे मातरम।